नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये आज का जो डेमो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है। हम 3 तारीख से कई सारे डेमो वीडियोस ला चुके हैं। ये आखिरी डेमो वीडियो है जो सबके लिए अवेलेबल होगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आपको स्टडी IQ ऐप पर जाना पड़ेगा। इस समय ऑलरेडी दिवाली सेल चल रही है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस 10% ऑफ आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर आप UPSC के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ सॉल्व करना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स को। एंड लेट मी टेल यू कि 10 क्वेश्चन हम डेली करते हैं एक्सेप्ट ऑन संडे। यहां पर 10 क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और जो 2 क्वेश्चन है वो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन दोनों तरफ से अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है रिगार्डिंग फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम के बारे में, विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। 2 स्टेटमेंट है, इसको पॉज करिए, देखिए क्या है ये एंड लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो हमारी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इन्होंने डेवलप किया इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जिसका नाम है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। सबसे पहली बात, ये किसके लिए किया गया है? ये जो पैसेंजर बसेस होती हैं दोस्तों, वहां पर फायर को इजीली डिटेक्ट किया जा सके। अगर कोई पैसेंजर बस में आग लगने वाली है तो आराम से उसको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए और इसी माध्यम से उसको सप्रेस भी कर दिया जाए, मतलब आग को बुझा दिया जाए। ऐसा सिस्टम है ये बेसिकली जो कि डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और सेकंड स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि इसका जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि 30 सेकंड्स के अंदर ये डिटेक्ट कर लेगा कहीं पर भी अगर पैसेंजर बस में आग लगी है और विद इन 60 सेकंड में वो उसको बुझा भी देगा। तो ऐसी कोशिश की जा रही है DRDO के द्वारा और ये आपका रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये आप देख सकते हो कि जो DRDO की एक सेंटर है फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली के अंदर, उन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है फॉर पैसेंजर कंपार्टमेंट कंप्राइजेस। अब इसमें क्या होगा कि वाटर टैंक होगा 80 लीटर कैपेसिटी का, 6.8 kg नाइट्रोजन सिलेंडर होगा, प्रेशराइज्ड टू 200 बार। तो इस सब के माध्यम से यहां पर इसको जो है बुझाया जा सकता है और इसकी वजह से अक्सर जो हम सुनने को मिलता था कि इतने लोग जख्मी हुए हैं। तो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें जो लॉसेज होते हैं ह्यूमन लाइफ की, उसको हम यहां पर बचा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि एक कैंपेन चलाया गया है, अ कैंपेन लोकल फॉर दिवाली। ठीक है, लोकल फॉर दिवाली कैंपेन आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली न्यूज में था। ये किस चीज से रिलेटेड है? अब देखिएगा यहां पर 3-4 ऑप्शन आपको दिवाली से ही रिलेटेड आ जाएंगे। उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में ये किससे रिलेटेड था, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। जी हां, यहां पर ध्यान रखना, स्वीट से रिलेटेड नहीं है, यहां पर क्रैकर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कैंपेन फॉर पीपल टू सेलिब्रेट दिवाली बाय बाइंग एंड गिफ्टिंग लोकल टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम। तो ध्यान रखना, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। जो लोकल फॉर दिवाली कैंपेन है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है और इसको ऑब्वियस सी बात है लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, जिसकी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी। उन्होंने इसको यहां पर लॉन्च किया और इनफैक्ट यहां पर बताया कि जो लोकल फॉर दिवाली पूरा हैशटैग जो चल रहा है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अर्ज किया था सभी सिटीजन्स को कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें ताकि जो लोकल आर्टिशियंस होते हैं उनको ज्यादा फायदा हो, लोकल वीवर्स को ज्यादा फायदा हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लोकल फॉर दिवाली किस चीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि भारत और एक और देश है जिन्होंने सेटअप किया है वाटर सेंटर। ठीक है, वाटर सेंटर सेटअप किया गया है। इससे क्या होगा? इट विल प्रमोट वाटर रिलेटेड रिसर्च। एक सेंटर डेवलप किया गया है इंडिया और एक और देश के द्वारा, उस देश का आपको नाम बताना है। तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा? वाटर रिलेटेड रिसर्च किए जाएंगे, टीचिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी बिटवीन इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री। द वाटर सेंटर विल प्रमोट वाटर रिलेटेड रिसर्च, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री। तो आपको बताना है कि कौन सा जो देश है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन
3 दैट इज ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक सेंटर सेटअप किया है जिसका नाम है वाटर सेंटर, और यहां पर आप देख सकते हो इसको इनॉग्रेट किया गया था वर्चुअली ऑन नवंबर 6, 2020। वेबिनार के थ्रू किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, और इसको लीड किया जा रहा है बेसिकली बाय IIT गुवाहाटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और 21 और पार्टनर्स हैं इसके अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो मिनिस्ट्री और अलग अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफी बड़ा पोर्शन डेजर्ट का है, इसकी वजह से वहां पर भी वाटर की प्रॉब्लम होती है। भारत में भी आपको वाटर की प्रॉब्लम पता है, तो इससे रिलेटेड अगर हम कुछ अच्छी चीजें निकाल सकें, आविष्कार कर सकें, उसमें यह मदद करने वाला है वाटर सेंटर। तो ध्यान रखिएगा किसके साथ हमने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आई एम श्योर आपने रिसेंटली सुना होगा OTT के बारे में, दैट इज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। और OTT क्या होता है? जो आप Amazon प्राइम पर वीडियोस देखते हो, Netflix पर वीडियोस देखते हो, इसी को कहते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली यहां पर एक न्यूज आई है सराउंडिंग डिजिटल कंटेंट। यहां पर जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो एप्स होते हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज आई है। उससे रिलेटेड मैंने 3 स्टेटमेंट यहां पर डाला है। एक एक स्टेटमेंट को आप पहले ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए कि कौन सा होगा। तो लेट मी टेल यू, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन 4, दैट इज तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखना, इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम में काफी मदद कर सकती है जब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑनलाइन मीडियम इंक्लूडिंग, यहां पर फिल्म से रिलेटेड, न्यूज कंटेंट से रिलेटेड, ये सभी चीजें किसके अंडर आ जाएंगी? मिनिस्ट्री। ध्यान रखना, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आपके एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए कह सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो गलत हो जाएगा। यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसके अंडर इसको लाया जा रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ऑनलाइन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स तो इसके अंदर शामिल होंगे ही, इसके अलावा जो करंट से रिलेटेड अफेयर्स कंटेंट होते हैं उसको भी इसके अंदर रेगुलेट किया जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर यह बोल रहा है कि प्रेजेंट में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि डिजिटल कंटेंट और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को यहां पर कंट्रोल करें, जो कि अगेन सही चीज है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीजों को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। टेलीविजन न्यूज चैनल से रिलेटेड चीजों को कंट्रोल किया जाता है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा। तो जो फिल्म्स हो गई, जो फिल्म्स होती हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा। लेकिन ये जो कंटेंट्स होते हैं नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, इनको अभी तक रेगुलेट नहीं किया जा रहा था। अब फाइनली जाकर यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर ये रेगुलेट किया जाएगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या इसके लिए भी कोई अलग से बॉडी बनाई जाती है कि नहीं, लेकिन अभी के लिए ऐसा बोला गया है कि यही मिनिस्ट्री इसके ऊपर निगरानी रखेगी। तो आई होप कि यहां पर सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अक्सर आप काफी सालों से सुनते आ रहे होंगे PM कुसुम स्कीम के बारे में, दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, PM कुसुम स्कीम। तो इससे रिलेटेड कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर आपने करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ा हो तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स में यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और जो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट है दोस्तों वही सही है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था किसके लिए? किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, किसके लिए लॉन्च की गई, क्यों की गई? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स ऑल ओवर द इंडिया। तो एक तरह का सोलर पंप होगा। आपको पता है कि यहां पर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए खेतों में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम एक ऐसा पंप बना दें जहां पर सोलर पावर के थ्रू इसको बिजली मिलती रहे, तो एक तो बिजली का खर्चा बच जाएगा। यहां पर अगर एक्स्ट्रा बिजली हो रही है तो ग्रिड के थ्रू यहां पर बाकी बिजली सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से किसानों को यहां पर अगेन फायदा हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें किया जा सके, इसीलिए यह पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था ऑल ओवर द इंडिया। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों, यहां पर जो टारगेट है इस स्कीम का वो यहां पर एनहेंस किया गया है। पहले क्या था, यहां पर बताया गया था 2018 में
फरवरी 2019 में इसमें बोला गया था कि 25,750 मेगावाट। आपको पता होना चाहिए 1 गीगावाट में कितना मेगावाट होता है, 1000 मेगावाट होता है। तो यहां पर 25,000 मेगावाट मतलब करीब 25 गीगावाट। तो पहले ये टारगेट रखा गया कि 25 गीगावाट का यहां पर जो जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो हम कर सकेंगे इस तरह के पंप्स के थ्रू। तो यहां पर अब रिसेंटली इसका टारगेट बढ़ाकर कर दिया गया है 30 गीगावाट। ध्यान रखिएगा, 30 गीगावाट का टारगेट रख दिया गया है 2022 तक, और इसका जो कुल लागत है वो 34,000 करोड़ है। लेकिन मैंने यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि जो कैपेसिटी है वो 70 गीगावाट बढ़ा दी गई है बाय 2025, जो कि गलत हो जाएगा। कितनी बढ़ाई गई है? 30 गीगावाट तक कर दिया गया है बाय 2022। तो दोनों चीज आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो आई होप कि यहां पर सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर, आपको पता होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। अगेन दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर 10 मेजर सेक्टर्स। देखिए अभी तक क्या था कि ये स्कीम लागू की गई थी सिर्फ 3 सेक्टर के लिए। एक है आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दूसरा है आपका जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बल्क ड्रग होता है, जिसको रॉ मटेरियल आप कहते हो, किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए लागू किया गया था। और तीसरा है मेडिकल डिवाइसेस। इन 3 चीजों के लिए लागू किया गया था। अब यहां पर इसके सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 10 और नए सेक्टर में इसको लॉन्च करेंगे। और ये 10 नए सेक्टर कौन कौन से हैं ये आप यहां पर सभी देख सकते हो, कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कितना रुपए खर्च किया जा रहा है। और आप देख पाएंगे करीब 1,45,000 करोड़ की ये पूरी स्कीम है। मतलब कि यहां पर क्या होगा कि अगर इन सेक्टर्स के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और जो इस स्कीम को अपनाता है, तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग पर यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर सपोज कहता हूं कि 1 लाख रुपए का कोई सामान है और यहां पर भारत सरकार 4% इंसेंटिव दे रही है, मतलब कि 4,000 रुपए इस पर यहां पर भारत सरकार खुद से अपनी तरफ से देगी। तो ये एक इंसेंटिव स्कीम है ताकि कॉस्ट कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो सके, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए। तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा यहां पर क्या है कि PLI स्कीम फॉर दीज 10 सेक्टर विल बी ऑपरेशनल फॉर 5 ईयर्स। ध्यान रखना कितने साल तक है, ऐसा तो है नहीं कि अगले 20-30 साल तक यही चलता रहेगा, सिर्फ 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए यह सपोर्ट दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और टोटल यहां पर बजट मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है नेशनल एजुकेशन डे से रिलेटेड। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए 2008। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर असर्शन है और रीजन है। असर्शन का मतलब यहां पर स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या फिर आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन जो इसका रीजन है वो गलत है। तो यहां पर क्या है कि स्टेटमेंट तो सही है पहला, लेकिन दूसरा यहां पर जो ये रीजन जो दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए पहले में लिखा है कि नेशनल एजुकेशन डे हम मनाते हैं हर साल, कब? 11 नवंबर को। लेकिन हम कब से मनाते आ रहे हैं? क्या आजादी के टाइम से मना रहे हैं? नहीं, 2008 से मना रहे हैं। सबसे पहली चीज याद रखना। अब क्योंकि 2008 से मना रहे हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पर ही मनाया जाता होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यहां पर मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एजुकेशन डे मनाया जाता है दोस्तों, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उनके कंट्रीब्यूशन के ऑनर में ये एजुकेशन डे हम मनाते हैं। तो याद रखना है आपको किस लिए मनाया जाता है, रीजन क्या है। इस तरह से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर उनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हैं। ये पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसके अलावा आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, ऑर्गेनाइज किया था। फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल इनका मेन फोकस था। भारत रत्न में भी दिया जा चुका है इनको 1992 में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अगला 2 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट होगा। यहां पर आपको बताना है कि जब से आपको पता है जो बाइडेन जीते हैं यूएस का इलेक्शन, तब से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कई सारे ऐसी चीजें हैं वो रिवर्स कर सकते हैं भारत के पक्ष में। जैसे कि एक यहां पर बताया गया है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि ये जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का एक तरह से भारत को टैग दिया गया था, वो इनसे वापस ले लिया भारत से, जिसकी वजह से भारत को नुकसान होने लगा। लेकिन जो बाइडेन आने के बाद अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये वापस से भारत को जो प्रिविलेज है ट्रेड से रिलेटेड वो मिल सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये होता क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है एग्जैक्टली?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें समझिए क्या होता है। जैसे कि ये यूएस हो गया आपका, अब यूएस के अंदर यूएस क्या करता है, बहुत जगह से इंपोर्ट कराता है सामान को। भारत भी कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो यूएस के अंदर जब सामान आएंगे बाहर के किसी देश से, तो यूएस क्या करता है, टैरिफ लगाता है। जैसे कि हम भी टैरिफ लगाते हैं अपने देश में कोई सामान आता है तो। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के कई सारे देश हैं, तो यहां से अगर कोई सामान आएगा तो यहां पर जो टैरिफ है वो बहुत कम लगाए जाएंगे, नील के बराबर लगाए जाएंगे। मतलब कि अगर जिस भी देश को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंदर रखा गया है, ये प्रिविलेज दिया गया है यूएस के द्वारा, उनके ऊपर कम टैरिफ लगाई जाएगी। अब इससे क्या होगा, भारत के सामान सस्ते हो जाएंगे और भारत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा यूएस को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैग है वो हटा लिया था, जिसकी वजह से भारत के जो गुड्स हैं वो क्या हो गए, महंगे हो गए, और अब हम कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं यूएस को। यही होता है आपका जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो इट इज अ यूएस ट्रेड प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परमिट डेवलपिंग वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री टू सेवरल प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट हम काफी आसानी से ड्यूटी फ्री भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस के अंदर। ये एक तरह का प्रिविलेज था जो कि अभी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने हटा लिया था। तो आई होप कि इससे रिलेटेड सब कुछ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हो, आप देख सकते हो पहली बार इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1976 में, और क्योंकि यूएस के अंदर एक एक्ट लाया गया था इसके थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर आते हैं। ये स्टैटिक पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। अगेन यहां पर द क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन बेनिफिशियल टू द ग्रोथ ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट इज। आपको बताना है कि राइस और व्हीट दोनों के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए होता है, क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन चाहिए होता है, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोनों के लिए ध्यान रखना, सेपरेट नहीं कर रहा हूं, दोनों के लिए कह रहा हूं एक साथ। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब आप में से ज्यादातर लोगों को यह बात पता होगी कि जनरली क्या होता है कि जो धान होता है, जो राइस जिसको हम कहते हैं, वो आपका होता है खारिफ क्रॉप, और जो व्हीट होता है वो होता है आपका राबी क्रॉप। लेकिन जैसे बंगाल वगैरह का एरिया हो गया, वहां पर एनवायरमेंट 365 डेज सूटेबल है, तो वो 365 डेज वहां पर धान की खेती की जाती है, ठीक है। लेकिन व्हीट आपका राबी सीजन में होता है, थोड़ा सा कूलर एनवायरमेंट चाहिए होता है, राइट। आप सबको पता होना चाहिए, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादातर जो लोग रहते हैं पता होगा। तो यहां पर अगर आप बाकी 3 ऑप्शन देखोगे, हाई रेनफॉल एंड अ सॉइल दैट कैन रिटेन वाटर, ये सभी यहां पर गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही यहां पर ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं राइस और व्हीट के कल्टीवेशन के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो राइस है उसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, रेनफॉल भी ज्यादा हाई चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल क्लेई सॉइल, ठीक है, जो कि वाटर को रिटेन कर सके, ऐसे सॉइल यहां पर चाहिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो व्हीट है, ठीक है, इसको उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है हाई, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो यहां पर व्हीट के केस में जब इसको ग्रो किया जा रहा है, वहां पर जो आपका रेनफॉल है ये ऐसा चाहिए होता है, और हार्वेस्टिंग के समय सनशाइन चाहिए होता है, मतलब अच्छी खासी धूप होनी चाहिए। तो यहां पर जो कंडीशन है व्हीट और राइस को उगाने के लिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको पता चलता होगा कि यहां पर आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है कि नहीं, क्या आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं। इस तरह के आप क्वेश्चन से पता लगा सकते हो। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपको बताना है ट्राइब्स कौन कौन से हैं, उसको मैच करना है अलग अलग राज्यों के साथ। जो ट्राइब्स दिए गए हैं क्या वो सही से मैच किए हैं कि नहीं, अलग अलग जो राज्य यहां पर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर, लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 2 और 4। जो कोया ट्राइब है दोस्तों वो उड़ीसा से बिलोंग करता है, सही है। जो बायगाज हैं वो आपका बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश एंड इवन छत्तीसगढ़। लेट मी टेल यू, ये अगर छत्तीसगढ़ आता है तो वो भी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है। लेकिन जो गद्दीज है दोस्तों, गद्दीज आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, गद्दीज हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। और मला इरुलर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये मिलेंगे आपको केरला में। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आप यहां पर देख सकते हो गद्दीज हो गए, वन गुजर्स हो गए, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। भूतिया ट्राइब ये आपका उत्तराखंड के हैं। सहरिया हो गया, भील हो गया, ठीक है, ये इधर आपको मिलेगा। वन गुजर्स राठवा ये गुजरात में है। और बैगाज आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है। छत्तीसगढ़ में गोंड बंजारा ट्राइब भी मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में सॉरी, और छत्तीसगढ़ में भी गोंड और मारिया ट्राइब हैं। उड़ीसा के यहाँ पर कई सारे ट्राइब हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई सारे हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सदर्न साइड में मल्ला
रूरल, ये आपके केरला के हैं, आंध्र प्रदेश के नहीं हैं। तो आई होप दोस्तों अगेन आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा 15 नवंबर के MCQ के थ्रू। और आप चाहो तो जैसा मैंने आपको बताया इस समय 50% डिस्काउंट पे है और 2 दिन बचे हैं बस, सिर्फ 17 नवंबर तक ये ऑफर रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं स्टडी IQ ऐप पर जाके। और इवन मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी कई सारे MCQs डालता रहता हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर प्ले कर सकते हो। मेरे इकोनॉमी के भी कोर्सेज हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।